हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की हम लोग की मई जून करंट अफेयर की सेकेंड लास्ट क्लास होने जा रही है। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो शेष बचे हुए एनालिटिकल टॉपिक्स हैं उसको देख लेंगे, जिसकी संख्या मैक्सिमम 7 से 8 पेज है। ठीक है, तो अराउंड मेरा माना कि 25 से 30 मिनट में आपकी एनालिटिकल चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद से जो प्रमुख स्थल है बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, तो हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि अराउंड 1 घंटे 15 मिनट की क्लास में जितना कवर हो जाए मैक्सिमम उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कल ये चीज ध्यान देना कि कल की क्लास में ये पूरी मेरी रहेगी, क्योंकि केवल आपकी फैक्चुअली चीजें बची हुई हैं। ठीक है, जैसे महोत्सव पुरस्कार बचा हुआ है, बुक्स बची हुई है, इंपॉर्टेंट संघ बचे हैं, ठीक है, कार्यक्रम बचे हैं, तो ये सारी चीजें बचा हुआ है। तो इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे देख लेंगे। तो वो उसमें बहुत टाइम नहीं लगना है, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज यहाँ पे समझाना नहीं रहता, तो वो थोड़ी इजिली आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट आई है। ठीक है, अरबपतियों की सूची। ठीक है, बिलियनियर्स की एक लिस्ट आई है। बिलियनियर्स की इस लिस्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और ध्यान देना है जब फोर्ब्स कोई वैसे भी रिपोर्ट जारी करती है तो वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना है। अब एक चीज समझिए, हुआ क्या कि फोर्ब्स की अभी जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये इसकी 36वीं रिपोर्ट है। ठीक है, ये ईयरली इसको जारी की जाती है। ठीक है, ये 36वीं रिपोर्ट है। ठीक, अप्रैल में ये रिपोर्ट आई थी, तो जाहिर सी बात है अब इसकी नेक्स्ट रिपोर्ट तो भैया कभी भी आएगी, कितना भी जल्दी आएगी, तो वो आपके अप्रैल में आएगी। ठीक, अब ये रिपोर्ट जब अप्रैल की है तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल के पहले की जो डाटा होगी उसमें इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग को मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो गौतम अडानी जी का कॉन्सेप्ट अभी आप लोग सुने होंगे कि सेकेंड रैंक के नंबर पे वो विश्व के धनी इंसान बन गए हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर समझिएगा बात को। ठीक है, अभी गौतम अडानी जी इस लिस्ट के अनुसार, ठीक है, टॉप 10 में नहीं शामिल है। ठीक, ये चीज दिमाग रखना है, क्योंकि 10वें नंबर पे अंबानी शामिल है। ठीक है, ये चीज क्लियर दिमाग रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में चीजें जो मतलब ओल्ड न्यूज है वो हट जाए और गौतम अडानी चलना है तो वहां से आप लोग टिक कर दे। क्वेश्चन क्लियर देखना है कि किस रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर फोर्ब्स की इस रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान देना है, अभी भी भारत के जो सबसे अमीर इंसान होंगे इस रिपोर्ट के अनुसार वो कौन होगा, तो वो मुकेश अंबानी जी होंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट की कुछ अच्छी बातें देखेंगे क्या क्या बोलती है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है ये चीज समझते हैं। कह रहा कि इस रिपोर्ट में कुल 2668 2668 बिलियनियर्स को शामिल किया गया, 2668 बिलियनियर्स को शामिल किया गया है, और इसमें पूर्व की तुलना से 336 नए बिलियनियर्स है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहा है। तो जो पहले इसमें बिलियनियर्स शामिल थे, ठीक है, उनमें से 236 नए बिलियनियर्स हैं 2668 की ये जो रिपोर्ट है। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। और आगे क्या कर रहा है कि अगर हम लोग लास्ट ईयर से तुलना करें तो विगत वर्ष की तुलना में अरबपतियों की संख्या में 87 कमी हुई है। ठीक, तो मेन चीज क्या याद करने का हो गया कि पहले से ध्यान देना है कि नए कितने बिलियनियर्स इस ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो 236 ये चीज रखना है कि 236 नए बिलियनियर, नए अरबपति क्या हुआ है कि इस पत्रिका के इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। और 87 ओवरऑल अगर हम लोग लास्ट ईयर से 2021 से तुलना करेंगे 2021 से, तो 2021 में 2755 बिलियनियर्स थे और अभी कितने हो गए 2668, माइनस करने पाएगा आपका 87, तो 87 बिलियनियर्स यानी वर्ल्ड में 87 बिलियनियर्स की कमी आई है, अरबपतियों की कमी आई है, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है। ठीक, तो दो फैक्ट्स याद रखना है, 236 नए और 87 में कमी, 87 की कमी, ये चीज याद रखना है। अब देखते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब बिलियनियर्स की संख्या में कमी आई है तो लास्ट ईयर की ध्यान देना है, कह कि 2022 से 22 में जो अरबपति हैं उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो कितनी है 12.7, ठीक है, ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ये जो बिलियनियर्स है 266 से, ठीक है, इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है 12.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 12.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। जाहिर सी बात है कि लास्ट टाइम में बिलियनियर्स ज्यादा थे, इस बार बिलियनियर्स की संख्या क्या है कम है। लास्ट टाइम में बिलियनियर्स कितने थे 2755 और इस बार कितने हैं 2668, कितने कम हो गए हैं तो 87 की कमी आई है। तो टोटल नेटवर्थ में भी क्या आई होगी कमी आई होगी। समझे बात को भाई, ओवरऑल पिछली बार 2755 थे, इस बार 2668 हुए, तो जाहिर सी बात है जब बिलियनियर्स की संख्या में कमी आ रही है कितने की 87 की, तो जब 87 बिलियनियर्स की संख्या में कमी आई है तो इसका मतलब है कि जो टोटल नेटवर्थ होगा उसमें भी लास्ट ईयर की तुलना में कितना होगा कम होगा। तो 400 ध्यान देना है 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बिलियन
अमेरिकी डॉलर क्या है कि जो टोटल नेटवर्थ है उसमें कमी दर्ज की गई है। अभी टोटल नेटवर्थ कितनी है इस बार की? 12.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने की कमी दर्ज की गई है? 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इतने की कमी दर्ज की गई है। ये सारी चीज आप लोग समझिए, ठीक है। ये चीज समझ गए तो अब लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि इस बार जो ये बिलियनियर्स की लिस्ट है, ठीक है, इसमें कुछ नए देशों के बिलियनियर्स शामिल हुए हैं, जैसे आप देखेंगे। ठीक, कह रहा है कि बारबाडोस, बुल्गारिया, एस्टोनिया, उरुग्वे, ये 4 ऐसे कंट्री हैं, बारबाडोस, बुल्गारिया, एस्टोनिया, उरुग्वे। इन 4 कंट्रीज के पहली बार किसी व्यक्ति को बिलियनियर्स की फोर्ब्स की जो ये रिपोर्ट है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसके लिए मैं यहां पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, तो किन देशों के? बारबाडोस, बुल्गारिया, एस्टोनिया और उरुग्वे, इन 4 देशों के पहली बार किसी व्यक्ति को इस बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल किया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भारत का हालचाल देख लेते हैं। ठीक है, भारत का, इसमें भारत के ये जो टोटल 226 बिलियनियर्स हैं, 2668 जो बिलियनियर्स हैं, इनमें 166 बिलियनियर्स जो हैं, ठीक है, और इस लिस्ट के वो किसके हैं? तो वो इंडियंस हैं। वो कितने हैं? तो वो इंडियंस हैं। तो 166 अरबपति कैसे हैं इस लिस्ट के? वो अरबपति हैं जो भारतीय हैं। ठीक है, वो हैं जो भारतीय हैं। ठीक, हालांकि ओवरऑल बिलियनियर्स की संख्या में कितने की कमी दर्ज की गई है? 87 की कमी दर्ज की गई है। लेकिन भारत में बिलियनियर्स की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लास्ट की तुलना में 26 बिलियनियर्स की वृद्धि हुई है। लास्ट की तुलना में, यानी 2021 की तुलना में इसमें 26 बिलियनियर्स की वृद्धि हुई है। ध्यान देना है, उसमें क्या हो रहा है? ठीक है, ओवरऑल 87 बिलियनियर्स की कमी वर्ल्ड लेवल पर देखी जा रही है, लेकिन भारत में 26 बिलियनियर्स बढ़े हैं। 26 अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में कितने हैं? 166। ये रिपोर्ट कहती है भारत में 166 बिलियनियर्स है। ठीक, अभी कितने हैं? अभी 20 बढ़ गया है और हो गया है आपका कितना? 166। पहले 140 थे, तो 26 की ग्रोथ है। ओवरऑल 87 की कमी है। ठीक, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे, ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के सबसे अमीर शख्स कौन है? तो वो मुकेश अंबानी है। ठीक है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या है? अध्यक्ष है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या है? अध्यक्ष है। सेकंड नंबर पे गौतम अडानी जी हैं। लेकिन कुछ ऐसी डाटाज आ रहे हैं कि अब ये सेकंड नंबर के अमीर बन चुके हैं। तो ये जब नई अपडेटेड मैगजीन आएगी तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने क्लियर पढ़ाते समय बोल दिया है, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। ठीक, अब ये भारत के अरब जो अमीर है, 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं और वर्ल्ड में 11वें नंबर पे कौन है? गौतम अडानी जी। ठीक है, बहुत अंतर नहीं था। 10.7 अमेरिकी डॉलर बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है इनकी संपत्ति थी, और 19, ठीक है, 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी अडानी जी की, गौतम अडानी जी की। ठीक है, तो बस 0.7 का अंतर था। लेकिन कहा जा रहा है ये सारे जो 0.7 का अंतर है, ये सबको पार करके कहां चले गए हैं? सेकेंड नंबर पे आ गया। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, अब ये एक्चुअली यहां पे देखना है, एलन मस्क को ये रिपोर्ट कहती है कि एलन मस्क क्या है? एलन मस्क शीर्ष पर है, यानी टॉप बिलियनियर्स है। ठीक है, अभी वो सर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ थोड़ा सा वो हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। एलन मस्क इसके हिसाब से क्या है? टॉप बिलियनियर्स है, यानी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा रुपए हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये टेस्ला के सीईओ है। ध्यान देना, ये क्या है? ये टेस्ला के सीईओ है। ठीक है, और स्पेस एक्स के भी क्या है? ये सीईओ है। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। भारत के तीसरे नंबर की कौन है? शिव नडार है। फिर साइरस पूनावाला है। ठीक है, जो कि अभी साइरस पूनावाला को जेड प्लस सिक्योरिटी भी दी गई थी, न्यूज में थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आपका ध्यान देना कौन है? राधा किशन दमानी। ठीक है, हालांकि इतना कुछ याद नहीं करना है, केवल मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नडार, ये टॉप 3 याद कर लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, ये यानी टॉप 50 में इस इंडेक्स में भारत के 3 अमीर थे। ठीक, इन 3 लोग का नाम याद कर लीजिए। अभी दिमाग में रखना है, ये डाटा बदल जाएगा। ठीक है, ये डाटा बदल जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? वैज्ञानिक परिदृश्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें साइंस टेक में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली बता दूं, अगर सपोज कि डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा कोई नया इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, कोई नई चीज प्रयोग में लाई जा रही है, ठीक है, तो वो नॉर्मली क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है।
साइंस के टेक में जब हम लोग डिफेंस पढ़ते हैं तो डिफेंस सेक्टर में अगर कोई नई चीज शामिल की जा रही है, कोई नई चीज शामिल की जा रही है, यानी कोई नया युद्धपोत शामिल किया जा रहा है, ठीक है, कोई नई मिसाइल लॉन्च की जा रही है, शामिल की जा रही है, ठीक है, तो वो नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ जब रिटायर होती है, ठीक है, कोई युद्धपोत रिटायर हो रही है, वो युद्धपोत किस सीरीज की है, ठीक है, सीरीज में किस नंबर की है, ठीक है, ये सारी। और अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज में मतलब कि सपोज की कोई इंपॉर्टेंट लड़ाई हो रही हो जो इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण रखती है, उसमें अगर उसने पार्टिसिपेट किया है तो ये सारे क्वेश्चंस उसके हिसाब से पूछे जाते हैं। तो क्या क्या पूछे जाते हैं, वो किस सीरीज की है, ठीक है। डिफेंस, इस सेक्टर में बेसिकली डिफेंस से क्वेश्चन आता है बेसिकली, ठीक है, तो ध्यान देना है। लेकिन इसमें कह रहा है कि रक्षा भी है, अंतरिक्ष भी है, चिकित्सा भी है और एनवायरमेंट भी है, इससे रिलेटेड इसमें जो करंट अफेयर है वो शामिल है। चलिए देखते हैं पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। ध्यान देना है, अभी जो न्यूज आपका वो है पृथ्वी 2 से रिलेटेड, ठीक। पृथ्वी 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। पहले पृथ्वी 2 के बारे में ये चीज ध्यान देंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी 2 मिसाइल है, ठीक है, वो कह रहा है कि यह एक एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या ये हिस्सा। एक चीज तो क्लियर, ये चीज दिमाग में याद रखना है, ठीक है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो पृथ्वी 2 है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी IGMDP का ये एक हिस्सा है। तो ये दिमाग में रखना है कि ये एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी 2 के बारे में कि जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज पे क्वेश्चन आ सकती है। तो इसकी रेंज कितनी है, 250 से 350 किलोमीटर क्या है इसकी रेंज है। इसकी पेलोड कितनी है, तो 500 से 1000 किलोग्राम, ठीक है, यानी 5 कुंटल से लेके, ठीक है, 1 कुंटल में नॉर्मली 100 की जाता है, तो 5 कुंटल से लेके 10 कुंटल इसकी क्या है, इसकी पेलोड है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो 5 से 10 कुंटल, 5 to 10 कुंटल, ठीक है, 500 से 1000 किलोग्राम की है इसकी पेलोड क्षमता है, ठीक है, ये चीज समझना है। पृथ्वी जो मिसाइल है पृथ्वी 2, ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ठीक है। ये एक लघु दूरी की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, यानी ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, SRBM है, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। तो इसकी एक खूबी क्या होगी, ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो एज ए स्टेटमेंट दूसरी इसको याद रखिए, मारक क्षमता भी इसका याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक SRBM है, ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता ही बता रही है, ठीक है, इसकी जो परास है, रेंज है, वही बता रही है कि एक SRBM है, ठीक। तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको याद रखनी है, पृथ्वी 2 जो मिसाइल है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये चीजें हो गई आपकी। अब देखिए इसका परीक्षण कहां से किया गया, तो उड़ीसा से किया गया। उड़ीसा में जो एकीकृत परीक्षण रेंज है, ठीक है, चांदीपुर में, वहां से इसका क्या है कि इसका परीक्षण किया गया, ठीक है, यहाँ पे एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से, ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूं, देखिए यहां से, ठीक है। ये डायरेक्टली भी मैच द कॉलम में एक बार पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि एकीकृत परीक्षण रेंज कहां पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये मैच द कॉलम में एक बार क्वेश्चन बन के आ चुका है। तो हम लोग क्या है यहां से क्या क्या याद करने वाले पृथ्वी 2 से। पहली बात तो ये क्या है, ये जो आपकी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक इसका हिस्सा है। इसकी मारक क्षमता याद करेंगे, मारक क्षमता इसकी कितनी है, तो इसकी जो रेंज है, ठीक है, इसकी जो रेंज है यानी इसको जो परास है वो 250 से 350 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो पेलोड है वो कितनी है, तो वो आपकी 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम है, ये याद रखनी है। कहां से इसका परीक्षण किया गया, तो इसका परीक्षण किया गया है एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से, ठीक है। ये एक SRBM है, ठीक। ये 4-5 फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे तो यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज आते हैं, अग्नि 4 पे आते हैं, ठीक है, अग्नि 4 पे आते हैं। 2019 में एक चेंजिंग किया गया था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि जो आपका व्हीलर द्वीप है, ठीक है, व्हीलर द्वीप है, ठीक। आप लोग एक बार व्हीलर द्वीप को गूगल कर लेंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है, ठीक है। एक बार इसको गूगल कर लेना आप लोग को, ठीक है, एक लोकेशन देख लीजिएगा। कई सारे द्वीपों का नाम बदला गया था, उसी समय जो व्हीलर द्वीप था इसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था। तो हो सकता है कि ये ओल्ड क्वेश्चन बने हैं, मैथ्स दी कॉलम में क्वेश्चन देके कभी भी देते, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप का जो नाम है, उसका नाम पहले क्या था, उसका नाम पहले व्हीलर द्वीप था, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये बेसिकली ये द्वीप आपकी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ये द्वीप आपकी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। वो कह रहा है यहीं से उड़ीसा स्थित इस द्वीप से क्या है आपकी जो अग्नि 4 है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। तो पहली बात यही आ जाएगी कि भैया इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया, तो इसका व्हीलर द्वीप या जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक। अब यहां पे देखिए अभी क्या है कि जो इसका परीक्षण किया गया, ये इसका पहला परीक्षण नहीं, ये इसका कुल 8वां परीक्षण है। और अग्नि 4 के बारे में ध्यान रखना है, ये एक द्विचरणीय मिसाइल है, ठीक है, ये 2 चरण वाली एक मिसाइल है, ये चीज दिमाग में रखनी है,
ठीक है। इसकी मारक क्षमता दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। ये चीज दिमाग में रखना है। आगे इसके बारे में अगला फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अग्नि मिसाइलों के बारे में एक फैक्ट दिख रहा है, ठीक है। कह रहा कि अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक श्रृंखला है, ठीक है। यानी अब ठीक है, मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है। समस्त मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ठीक है। अग्नि की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, अग्नि की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो सरफेस टू सरफेस मार करने में क्या है? सक्षम है, ठीक है। सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अब यहाँ पे क्या किया कि अग्नि 1, 2, 3, 4 की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा किया है। ध्यान देना कि जब विशेषताएं यानी अग्नि 1 से अग्नि 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे, तो होता क्या कि जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो पेलोड है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें बढ़ जाती है। जो युद्ध सामग्रियां लाने की जो ठीक है वो कैपेसिटी नाभ की, ठीक है, उसमें चेंजिंग आती है। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं अग्नि 1 से अग्नि 2 में यही चेंजिंग आती है कि मारक क्षमता उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जो पेलोड है वो काफी बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चेंजिंग दिखा दूं आपको, ठीक है। याद नहीं करना है, बस चीजों को देख लेना और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो अग्नि 1 है, एक बार इसको ओपन हो जाने दीजिए, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक। अग्नि 1 के बारे में कह रहा है, ठीक है, कि यह 1000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री के साथ, ठीक है, 700 किलोमीटर तक प्रहार कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखेंगे अग्नि 2 में आइए, ठीक है। तो अग्नि 2 में कह रहा है कि यह मिसाइल 1000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री लेकर 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब देखिए इसमें यही चेंजिंग आई, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूं कि मारक क्षमता में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। जो पेलोड है उसमें चेंजिंग आ जाएगी। ये सब चेंजिंग बेसिकली आ जाती है अगली लेयर पे जब आते हैं। जैसे 3 में आएंगे, जब अग्नि 3 में, तो आपको इसमें देखिए अभी जो 1000 किलोग्राम था अब वो 1500 हो गया है, ठीक है। और जो मारक दूरी है वो कितनी हो गई है? 3000 हो गई है, ठीक है। तो ये चेंजिंग आ रही है, ठीक। ये चीज दिमाग में रखना है। अपने दिमाग में जो अग्नि 4 चूंकि अभी न्यूज में है, तो हम लोग पढ़ेंगे केवल अग्नि 4 के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग केवल और केवल अभी अग्नि 4 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, अग्नि 4, अग्नि 5, ठीक है। अग्नि 4 के बारे में हम लोग देख ही लिए, अग्नि 5 देख लेते हैं, ठीक है। और अग्नि प्राइम लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट थी, तो अग्नि प्राइम भी देख लेते हैं, ठीक है। अग्नि 5 के बारे में बोला है कि यह 1 से 1.5 टन, ठीक है, 1 से 1.5 टन की, ठीक है, 1 से 1.5 टन की क्या कर सकती है? जो पारंपरिक एवं नाभिकीय, ठीक है, युद्ध शीर्ष है उनको ले जाने में सक्षम है, ठीक है। ये 1 से 1.5 टन क्या है कि जो पारंपरिक एवं नाभिकीय युद्ध शीर्ष है उनको ले जाने में सक्षम है। सेकंड कह रहा है कि ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5 जो है, ठीक है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, सेकंड बात बोल रहा है, ठीक है। अब इसकी मारक क्षमता देखेंगे तो पहले जब ये बनाई थी आरंभिक फेज में तो केवल 5000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता थी, केवल नहीं बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको बढ़ाया कहां तक जा सकता है? 8 to 10 किलोमीटर, यानी हमको जरूरत पड़ी तो हम लोग 8 से 10,000 किलोमीटर तक के दुश्मनों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना है। हालांकि हमारे जो मेनली दुश्मन है हमारे बगल में है, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान, ठीक। लेकिन भारत भविष्य के लिए तैयार है, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स बना के। तो अग्नि 5 जो है ये आपकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता अभी आरंभिक तौर पर तो 5000 है, लेकिन हम लोग इसको जरूरत के अनुसार 8 से 10,000 किलोमीटर तक भी इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये कितनी युद्ध शीर्ष ले जा सकती है? तो 1 से 1.5 टन की युद्ध शीर्ष जो है आपकी अग्नि 5 लेके जाने में सक्षम है, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे, 1 से 1.5 टन की, ठीक है, युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। ये चीज ध्यान देना है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट अपना क्या है? तो नेक्स्ट अपना है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम को देखते हैं, ठीक है। मैं इस तरफ आ जाता हूं ताकि अग्नि प्राइम आपको दिखे, ठीक है। अब देखिए अग्नि प्राइम के बारे में क्या है। मैंने बोला कि अग्नि सीरीज की सारी मिसाइलें क्या है? अग्नि सीरीज की सारी मिसाइलें, ठीक है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो जाहिर सी बात है भैया, अग्नि सीरीज की ये भी अग्नि प्राइम है, ठीक है। तो ये भी सतह से सतह पर ही मार करने में सक्षम होगी। तो ये वाली विशेषता तो ऑलरेडी पूरे अग्नि मिसाइल की ही विशेषता है कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। मारक क्षमता इसकी देखेंगे तो 1000 से 2000 किलोमीटर है, ठीक है, 1000 से 2000। ये अभी यूपीपीसीएस 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, न्यूज में थी, और इसको मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है, अग्नि प्राइम, ठीक, यूपीपीसीएस 2022 में। हालांकि यूपीपीसीएस 2022 में ऐसे क्वेश्चन बन के नहीं आया अग्नि प्राइम से, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। आगे इसकी विशेषता क्या बोल रही है कि जो अग्नि प्राइम है ये क्या है? ये कनस्त्रीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया सकता है। यही अग्नि प्राइम की स्टार कर देता हूं मैं, सबसे अच्छी विशेषता इसकी यही थी, ठीक है। सबसे अच्छी विशेषता इसकी यही थी कि ये एक कनस्त्रीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक।
आगे कह रहा है कि ध्यान देंगे जो इसमें टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है अग्नि प्राइम में, वो अग्नि 4 और अग्नि 5 में जिन टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है उन तकनीकों का प्रयोग करके इनको बनाया गया, ठीक है, यानी उच्च तकनीकी क्षमता से ये लैस है, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब हम लोग यहां से आएंगे विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना, विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना। अभी क्या ये गणना का डाटा नहीं आया है, अभी गणना हो रही है, ठीक है, ध्यान देना है। विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना जो है अभी ये डाटा हो रही है, ध्यान देना है। फिशिंग कैट के जो केंद्र है भारत में वो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में है, ठीक है, फिशिंग कैट वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं बेसिकली। अब देखना है एक्चुअली आधार कहां से पड़ा, तो एक तो कुछ फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। देखिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे होमवर्क के तौर पर लिखा है, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत आंसर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना इसकी आंसर अभी जस्ट आगे हम लोग देंगे, ठीक है। जैसे फिशिंग कैट किस राज्य की स्टेट एनिमल है, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब पारित हुआ, ठीक है, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया, ठीक है, चिल्का झील कहां पे स्थित है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इस चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए पहला मैं आपको फिशिंग कैट प्रोजेक्ट से आंसर को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप लोग फिशिंग कैट प्रोजेक्ट का आंसर करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोगों ने फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, ठीक है, बात होता है कि भैया फिशिंग कैट प्रोजेक्ट चला क्यों रहे, इसका मतलब क्या है कि ये संकटापन्न है, ठीक है, संकटग्रस्त है। देखना कि जो IUCN है, IUCN की लिस्ट में क्या है आपकी जो फिशिंग कैट है वो क्या है, IUCN की जो रेड लिस्ट है। पहली बात यूपीपीसी से यही क्वेश्चन बनाती है कि रेड लिस्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रेड लिस्ट IUCN के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। तो एक तो आपके यूपीपीसीएस की प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आप उठा के जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की आपकी घटना चक्र वाली बुक है आप देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, ठीक है, इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक। सर एक बार ग्रुप पे अपडेट कर दीजिए कि क्लास ली जा रही है, ठीक है, तो ताकि बच्चों को ये लगे कि क्लास आने वाली है, ठीक है, ठीक। तो IUCN की लिस्ट में क्या है, IUCN की लिस्ट में, ठीक है, ये वल्नरेबल है, ठीक है, IUCN की लिस्ट में क्या है, ये वल्नरेबल है, ये चीज दिमाग रखनी है कि IUCN की लिस्ट में क्या है, ये वल्नरेबल है यानी सुभेद्य है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और जो आपकी साइड से यानी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, फूना एंड फ्लोरा, ठीक है। एक्चुअली ये सिटीज की जो अनुच्छेद 4 की परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है, ठीक है, और जो अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अब क्या है कि इसी के लिए क्या है इनके संरक्षण की जरूरत पड़ी, ठीक है, संरक्षण की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने टारगेट जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो फिशिंग कैट स्टार्ट किया। तो प्रोजेक्ट फिशिंग कैट हम लोगों ने कब स्टार्ट किया, अब इसका आंसर आपको मिलेगा। फिशिंग कैट हम लोगों ने प्रोजेक्ट फिशिंग कैट हम लोगों ने 2010 में स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज देख लिया कि सिटीज किस अनुच्छेद में शामिल है, ठीक है, जो रेड डाटा बुक है वहां पे कहां शामिल है, और जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 है वहां पे ये कहां शामिल है। इन सारे क्वेश्चंस के हम लोग को आंसर क्या हुआ, मिल गया, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग को मिल गए, ठीक है। अब अच्छे ध्यान देना है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए तो एक तो हो गया कि भैया कि जो आपकी फिशिंग कैट प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप लोग को आंसर मिल गया, ठीक है, द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के बारे में जो आंसर है वो आप लोग को मिल गया। अब देखिए हुआ क्या अभी, ठीक है, हमको पता कि 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, 5 जून को हम लोग, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। अब देखिए इसी दिन क्या हुआ कि जो चिल्का झील आपका, ठीक है, तो चिल्का झील की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी जिसको हम लोग चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, चिल्का झील के इर्द गिर्द एक्चुअली क्या है कई सारी फिशिंग कैट्स पाई जाती है। तो चिल्का झील अथॉरिटी को लगा क्यों ना हम कि फिशिंग कैट को क्या करें कि काउंटिंग करें। तो इन्होंने 5 जून को जब काउंटिंग किया तो इनकी संख्या चिल्का झील के इर्द गिर्द 176 पाते हैं। कितना, 176, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है 5 जून 2022 को। तो ये भी एक फैक्ट बन के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। उसके बाद हुआ क्या कि जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ध्यान देना है, जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है और द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, ठीक है, द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, इन दोनों के सहयोग से क्या हुआ, ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे कह रहा कि फिशिंग कैट की गणना द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चिल्का विकास प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से, ठीक है, फिशिंग कैट की गणना संचालित कर रही है, ठीक है। तो द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की सहायता से, द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की सहायता से। क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है कि द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट जो गणना है बेसिकली वो द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के द्वारा किसके सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है, तो चिल्का विकास प्राधिकरण की सहायता से, ठीक है, ध्यान देना है। जो फिशिंग कैट से ध्यान देंगे भारत के वो सुंदरबन वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, हिमालयन तलहटी में भी पाई जाती हैं, पश्चिमी घाट में भी पाई जाती हैं।
ऐसा नहीं कि केवल भारत में पाई जाती है, भारत के साथ नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सभी जगहों से पाई जाती है, श्रीलंका में भी पाई जाती है। मेनली ये आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, मेनली क्या है, जो आपकी फिशिंग कैट्स है मेनली आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन ध्यान देना, श्रीलंका इसमें एक क्या है कि अपवाद है, श्रीलंका में ये शहरी क्षेत्रों में जो, ठीक है, वहां भी पाई जाती है, यानी आर्द्रभूमि क्षेत्रों से हटकर भी श्रीलंका में पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना है। तो फिशिंग कैट के बारे में ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक चीज समझिए, चिल्का झील, ठीक है, कहां स्थित है, इसका आंसर आप लोग को मिल गया, इसका आंसर मिल गया आप लोग को। ठीक है, कि चिल्का झील कहां पे स्थित है, ये आंसर मिल गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 में बना, ये आंसर आप लोग को मिल गया। ठीक है, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसका आंसर मिल गया 2010 में। ठीक है, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, इसका भी आंसर मिल गया, कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2010 में स्टार्ट हुआ, ये आंसर मिल गया। अब स्टेट एनिमल किस राज्य की ये स्टेट एनिमल है, तो वेस्ट बंगाल की। देखिए यहाँ पे लिखा है पश्चिम बंगाल की क्या है कि ये राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट। तो आपको इसका भी आंसर मिल गया क्या, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 2012 में वेस्ट बंगाल ने स्टेट एनिमल के तौर पर फिशिंग कैट को नामित किया था। ठीक है, जो सिटीज साइट्स है, जो आपकी आयुष्मान की रेड लिस्ट है, जो आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी कहां से ये वहां पे मतलब शामिल किया गया है, तो वो भी हम लोग देख लिए। आयुष्मान की वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है। ठीक है, साइट्स की ध्यान देना है, जो अनुच्छेद 4 की परिशिष्ट 2 में शामिल है, सूचीबद्ध है यानी, और जो आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 1 में। अब INS निशंक और INS अक्षय, ये दोनों को अभी सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ध्यान देना है कि इनकी विशेषताओं बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, ये विशेषताएं देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, एक्चुअली जो अभी INS निशंक और INS अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, तो ये जिन इन कार्वेट्स को, कार्वेट्स बेसिकली किसको बोलते हैं, जो स्मॉल, ठीक है, वारशिप्स होते हैं उनको हम लोग नॉर्मली कार्वेट बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल जो वारशिप्स होती हैं उनको हम लोग नॉर्मली कार्वेट बोलते हैं। ठीक है, कार्वेट बोलते हैं। ये दोनों कॉर्वेट्स क्या थी, ये स्मॉल वारशिप्स थी, बेसिकली समुद्री जो डकैती है इन सब चीजों के लिए और रोकथाम के लिए इन सब चीजों को स्थापित किया जाता है इनको। ठीक है, अभी निशंक के बारे में देखते हैं, INS निशंक के बारे में। तो INS निशंक क्या है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि ये बेसिकली समुद्री घुसपैठ वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है कि समुद्री घुसपैठ वगैरह पे रोकथाम लगाने के लिए इनको लाया गया था। ठीक है, जो निशंक है ये वीर श्रेणी का चौथा युद्धपोत है, ध्यान देना है, वारशिप है। ठीक है, या कार्वेट है। तो निशंक जो है ये वीर श्रेणी का चौथा और कार्वेट था, और जो INS अक्षय है ये अभय श्रेणी का तीसरा कार्वेट था। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चार्ट याद रखना है। INS निशंक और INS अक्षय, ये जो कार्वेट्स थे, कार्वेट किसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, स्मॉल वारशिप्स को हम लोग कार्वेट बोलते हैं। ये बेसिकली समुद्री घुसपैठी वगैरह पर रोकथाम लगाने के लिए, ठीक है, या समुद्री गश्ती के लिए इनका हम लोग कह सकते हैं कि इनको स्थापित किया जाता है, जैसे गतिविधियों में इनको स्थापित किया जाता है। अभी इनको सेवा मुक्त किया गया है। जो INS निशंक है ये वीर श्रेणी की है, अक्षय आपका अभय श्रेणी का है। ठीक है, अब देखिए इनको ऑपरेशन पराक्रम में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन तलवार में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे INS गोमती सेवा मुक्त। ठीक है, गोमती हमको पता है गोमती रिवर है, तो गोमती रिवर के नाम पर क्या है, इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, इस कार्वेट का नाम रखा गया है INS गोमती, गोमती रिवर के नाम पे। हमको पता है गोमती रिवर के किनारे बसा स्थल क्या है। आप बताइए कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अभी जब गोमती को रिटायर किया गया, सेवा मुक्त किया गया, तो ध्यान देंगे यहां पे देखिए। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि सेवा मुक्ति के पश्चात इस पोत को की विरासत को गोमती नदी लखनऊ के तट पर स्थापित किया गया। यानी लखनऊ के तट पर कौन सी नदी है, गोमती नदी है। तो एक तो आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि नदियों के किनारे बसे जो शहर है उनके बारे में क्वेश्चन बनाती है, तो ये क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ के तट पर स्थापित किया जा रहा है ओपन एयर संग्रहालय। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ओपन एयर संग्रहालय मतलब बनाया गया है, तो वो आपका हो गया लखनऊ के गोमती नदी के तट पर। और यहीं ओपन एयर संग्रहालय पे ही क्या किया जाएगा, INS गोमती को स्थापित किया जाएगा। INS गोमती को विरासत के तौर पर यहीं पे क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो ये तो अभी हो गया इसके रिटायरमेंट से रिलेटेड। अब बता दें किस श्रेणी की ये कार्वेट थी, तो ये गोदावरी श्रेणी की कार्वेट थी। ठीक है, ध्यान देना है किस श्रेणी की कार्वेट थी, तो ये गोदावरी श्रेणी की कार्वेट थी। अभी स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहना है। ठीक है, हो रहा धीरे धीरे। ठीक, ये कुछ तो इधर दिक्कत हुआ है। ठीक, देखो
ठीक है, अब देखिए जो आपकी आईएनएस गोमती है, ठीक है, आईएनएस गोमती क्या है यहां पे देखिए, तो कह रहा है कि आईएनएस गोमती आपकी, ठीक है, जिन जिन ऑपरेशंस में भाग लिया है, तो 88 में जो ऑपरेशन कैक्टस था आपका, तो 88 के ऑपरेशन कैक्टस में, ऑपरेशन पराक्रम में, पराक्रम में हम लोगों ने देखा निशंक भी भाग लिया, अक्षय भी भाग लिया था, तो ऑपरेशन पराक्रम में जो 2001-2 में ऑपरेशन पराक्रम था, तो ऑपरेशन पराक्रम में भी इन लोगों ने भाग लिया है, और 2005 में जो हम लोग 4-5 में जो ऑपरेशन रेनबो था, इसमें भी इसने शामिल हुआ है, मतलब पार्टिसिपेट किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रेनबो, इन तीनों में इसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है, कैक्टस, पराक्रम एवं रेनबो में। तो एक तो क्या हो सकता है कि हाल ही में अब क्योंकि कैक्टस, पराक्रम एवं रेनबो न्यूज में आ गया है, तो पूछ सकते हैं कि ये किस साल के हैं, ठीक है, किस साल इनको ये हुए थे। तुमको पता ऑपरेशन कैक्टस कब हुआ था, तो ये आपका हुआ है 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988 में, इसको मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। आपका पराक्रम 2001-2 में हुआ है। पराक्रम कब हुआ है, तो पराक्रम आपका 2001-2 में हुआ है। ऑपरेशन रेनबो आपका 2005 में हुआ है। ऑपरेशन रेनबो कब हुआ है, 2004-5 में हुआ है, ठीक है, इसको मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, देखिए 2004-5 में आपका ऑपरेशन रेनबो हुआ है। तो अब अगर कल को ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इजीली इसको कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस कर दिया हूं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रीलिम्स, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं मैथ्स दी कॉलम में या डायरेक्टली क्वेश्चन बन के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सर्वेक्षण पोत निर्देशक, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वेक्षण पोत निर्देशक, ठीक है, सर्वेशिप, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली जो सर्वे 6 जो शिप्स है, इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो अनुबंध हुआ है किसके साथ, तो बेसिकली जो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय है और रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बीच में, ठीक है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और यहाँ पे देखना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। इन लोग दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या किया गया था कि जहां तक मैं समझ रहा हूं 4 ध्यान रहा है, 4 सर्वे पोत की निर्माण की बात बोली गई थी, 4 सर्वे शिप्स के निर्माण की बात बोली गई थी, ठीक है, ये चीज जानना है। अब जो 4 सर्वे जो सर्वे शिप्स है, इनके निर्माण की बात बोली गई थी। अब ध्यान देना है, इस सर्वे शिप का जो पहला सर्वे शिप बन के आया था, वो उसका नाम था क्या, ठीक है, आईएनएस संधायक इसका नाम था, ठीक है, ये आप देख रहा है आईएनएस संधायक। ये 2021 में आप लोगों ने जब यूपी का पेपर दिया था, तो वहां पे आप लोगों ने इसको याद किया होगा, ठीक है, क्योंकि 2021 में इसका जलावतरण किया गया था आईएनएस संधायक का। तुम लोग कह सकते हैं आईएनएस संधायक क्या है, ये एक सर्वे शिप्स की जो 4 सर्वे शिप्स बनी थी, उनकी पहली सीरीज थी। इसी की दूसरी सीरीज जो है उसका नाम है सर्वेक्षण पोत निर्देशक, ठीक है, इसी की दूसरी का नाम है सर्वेक्षण पोत निर्देशक, जिसका अभी रिसेंट में जलावतरण किया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका अभी रिसेंट में जलावतरण किया गया है, ठीक, ये देखिए इसका जलावतरण कहां पे हुआ है, तो इसका जलावतरण कहां पे हुआ, ये भी एक बार क्वेश्चन बन जा सकता है। तो ध्यान, चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया है, कट्टुपल्ली में, चेन्नई में एक लोकेशन है कट्टुपल्ली, ठीक है, यहां पर। अब देखिए यहां पे, ठीक है, ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं था। 5G टेस्ट बेड को देखते हैं हम लोग, ठीक है, 5G टेस्ट बेड को देखते हैं। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कि 5G जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो 5G तकनीक है, उसका परीक्षण करने हेतु बनाई गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग 5G टेस्ट बेड कहते हैं, ठीक है। तो 5G तकनीक परीक्षण के लिए जो बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग 5G टेस्ट बेड कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग 5G टेस्ट बेड कहते हैं, ठीक। तो एक दो 5G टेस्ट बेड होते क्या है, ये हम लोग समझ गए। एक्चुअली यह क्या है, अभी मोदी जी, ठीक है, यहां पे देखिए आप लोग लिखा है, ठीक है, मोदी जी क्या है, अभी TRAI यानी एक सेकंड टेलीकॉम, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के अभी रजत जयंती थी, ठीक है, ट्राई की क्या थी, अभी रजत जयंती थी। रजत जयंती थी मतलब इसकी सिल्वर जुबली थी,
ठीक है, इसकी सिल्वर जुबली थी, तो ट्राई के सिल्वर जुबली में गए थे। सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25वीं एनिवर्सरी, ठीक है, सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25वीं एनिवर्सरी यानी 25वां सालगिरह हम लोग कह सकते हैं। तो इनका सालगिरह क्या है, इसके निर्माण का सालगिरह या इसकी जयंती, ठीक है, जो भी बोल लीजिए। तो चूंकि अभी ट्राई की जो स्थापना है मई में, ठीक है, उसकी स्थापना के 25 वर्ष हुए थे, तो ट्राई की स्थापना की सिल्वर जुबली मनाने क्या है कि मोदी जी कहते हैं, मोदी जी जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, कुछ संबोधित करेंगे, भाषण देंगे। यहां पे क्या उन्होंने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया था यहीं पे, ठीक है, यहीं पर इसके साथ ही करें इन्होंने देश के पहले स्वदेश निर्मित 5G टेस्ट बेड यानी 5G के परीक्षण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनका शुभारंभ किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली जो 5G टेस्ट बेड आपका बन रहा है ये IIT मद्रास के निर्देशन में इसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। जो 5G टेस्ट बेड का नेतृत्व कर रही है वो कौन कर रहा है, IIT मद्रास कर रही है, ये चीज अपने दिमाग रखना है, ठीक है। और इसमें कुल 8 संस्थान शामिल है, ध्यान देना है 5G टेस्ट बेड में, ठीक है। कुल कितने संस्थान शामिल हैं, तो इसमें कुल 8 संस्थान शामिल हैं, जिसको लीड कौन कर रही है, तो लीड कर रही है IIT मद्रास। इसमें कौन कौन शामिल है, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, ठीक है, कानपुर, बेंगलुरु, ठीक है। छठवीं आपकी हो गई प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, और आपका 7वां हो गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। 8वीं होगी आपकी IIT मद्रास जो कि इसको नेतृत्व कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या याद रखेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्राई का जो सिल्वर जुबली है वो मनी है, तो दिमाग में रखना ट्राई का 25वां सालगिरह हो गया। यहीं पे मोदी जी ने क्या किया है 5G, ठीक है, 5G टेस्ट बेड का अनाउंसमेंट किया है। 5G टेस्ट बेड क्या होती है, तो 5G प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं 5G टेस्ट बेड कहते हैं। जो टीम बनाई गई है 5G टेस्ट बेड को विकसित करने के लिए, इस परियोजना को विकसित करने के लिए जो टीम बनाई गई है उसमें कुल 8 इंस्टीट्यूट है। 8 इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग जान गए हैं, नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीड कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट है, तो IIT मद्रास के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट स्थल देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट स्थल देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्थल में पहला एक लोकेशन है, उसका नाम है देहू, ठीक है। देहू नामक एक ये लोकेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पढ़ाऊंगा सारा, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, वहां पे स्टार लगा दूंगा। देहू वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो कभी भी अगर इस ड्यूरेशन में मंदिर का कोई उद्घाटन होता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अगर किसी मंदिर का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देहू में क्या हुआ है कि श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका फैक्ट है, ठीक है, मुंबई के संदर्भ में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे छोड़ देते हैं। तीसरा देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एक फैक्ट, एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है, उस लोकेशन का नाम है कोलंबो, ठीक है। कोलंबो, हमको बिम्स्टेक दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, हमको पता है कि 2022 में जो अभी बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, इसको लीड किसने किया है, तो कोलंबो ने लीड किया यानी श्रीलंका ने, ठीक है। 5वां जो अभी ध्यान देना है और आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ उसको लीड किसने किया है, श्रीलंका ने, ठीक। अब देखिए कह रहा कि बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ठीक है, TTF, तुम लोग यहाँ पे इसको कहते थे, कर सकते हैं बिम्स्टेक TTF कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बिम्स्टेक, ठीक है, TTF ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिम्स्टेक TTF की स्थापना को ध्यान देना है, को अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने मंजूरी दी है, ठीक है, यानी इसकी मंजूरी दी है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में इस MOU पे साइन हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, कि बिम्स्टेक TTF की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा एक MOU पे साइन करके मंजूरी दी गई, कहां पे स्थापना के लिए, तो कोलंबो में स्थापना के लिए, ठीक है। कोलंबो को पता है श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम। गुरुग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं। गुरुग्राम हमको पता है कि कहां पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। यहां पर देखिए आईओ, ठीक है, आईओ टेक एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है, पहला टाइप प्रमाण पत्र दिया गया है ड्रोन नियम 2021 के तहत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ड्रोन नियम 2021, ड्रोन नियम 2021 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने प्रीलिम्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ड्रोन के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था इसमें, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है।
ताकि स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और कई सारे जो टारगेट्स थे वो थे इसमें। तो ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र TNTC किसे प्रदान किया गया? तो आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, जो ये कंपनी है आईओटेक, इसको 2017 में बनाई गई थी। बेसिकली ये किसान ड्रोन्स को बनाया करती थी। ठीक है, किसान ड्रोन्स को बनाई करती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका बहरीन। बहरीन में अभी हम लोगों ने क्या किया है? आम महोत्सव मनाया है। ठीक है, बहरीन में आम महोत्सव मनाया है। आम मतलब मैंगो। ठीक है, आम महोत्सव मनाया है। ये 8 दिन तक चला है, इसीलिए कहा जाता है इसको कि 8 दिवसीय आम महोत्सव। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कहां पर, ठीक है, एपीडा द्वारा, ठीक है, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा, यानी सीधे क्वेश्चन आएगा एपीडा द्वारा। तो हाल ही में कहां पर एपीडा द्वारा 8 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया? तो वो मनाया गया बहरीन में। कहां पे? बहरीन में। ठीक, नेक्स्ट आपका कनाडा इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान देंगे, कनाडा ने बेसिकली क्या किया, जैसे सिगरेट का पहले क्या होता था, पैकेट होता था, सिगरेट के पैकेट में यहाँ पे कैंसर, वो गटई सड़ा हुआ एक फोटो लगा रहता था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि उससे कोई असर नहीं पड़ा था। तो कनाडा गवर्नमेंट ये सोची, भाई एक काम करो, मैं सिगरेट के जो एक एक पाइप्स है ना, उस पर क्या करता हूँ कि ऐसे खतरनाक चीज लगा देते हैं। ठीक है, यानी सिगरेट के उस पाइप पे एक संदेश लिखा है, ठीक है, कि पॉइजन इन एवरी पफ, यानी हर कफ में जहर है। सिगरेट के हर एक पाइप में लिखा रहेगा। ठीक है, और कनाडा बोले कि ये नियम 2023 के लास्ट तक जाते जाते लागू हो जाएगा। ठीक है, ताकि यूथ को इससे बचाया सके। वो हर एक जब कस ले तो उनको समझ में आए है कि हाँ भैया हर एक कस में जहर है। ठीक, तो क्या पता वो कम कस ले। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये एक एफर्ट से, बहुत बेहतरीन एफर्ट से कनाडा गवर्नमेंट की। हम लोग कभी भी, ठीक है, कभी भी नशा मुक्ति पे मेंस में क्वेश्चन आए या क्या किया जाए, तो हम लोग कनाडा गवर्नमेंट की इस एफर्ट्स को कॉपी कर सकते हैं अपना आंसर लिखने में। ठीक है, कि ऐसे एफर्ट्स को भारत सरकार के द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हैदराबाद। हैदराबाद क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अभी हुआ क्या है कि तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है, अभी हुआ क्या है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक एमओयू पे साइन किया है। तो बात आती है कि भैया चल तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक एमओयू पे साइन किया है, लेकिन किसके साथ? तो ध्यान देना है, राजेश एक्सपोर्ट्स की सहायक कंपनी, ठीक है, एलेस्ट के साथ। ठीक है, एलेस्ट ये एक कंपनी है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट, यहाँ पे वीएस लिखते हैं वर्सेस एलेस्ट, हालांकि वीएस नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो इन दो कंपनीज के बीच में क्या हुआ? अभी एक एमओयू पे साइन हुआ, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट और एलएस पे के बीच क्या है, एक एमओयू साइन किया गया। क्यों? तो देश की पहली डिस्प्ले फैब सुविधा, ध्यान देना है, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए। ध्यान देना है यहाँ पे, देश की पहली, ठीक है, डिस्प्ले फैब सुविधा स्थापित करने के लिए। कहां पर? हैदराबाद में। तो देश की पहले डिस्प्ले फैब सुविधा हैदराबाद में स्थापित करने के लिए एमओयू हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हैदराबाद कहां पे है? तेलंगाना में है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से एमओयू साइन करना पड़ेगा, तो वही हुआ भी है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक, एक हाल में चर्चा में ब्लू जो बिल्डिंग है वो काफी चर्चा में है। ठीक है, ब्लू बिल्डिंग काफी चर्चा में है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ब्लू बिल्डिंग क्या है? 2 मंजिला एक मकान है। ठीक है, 2 मंजिला एक मकान हम लोग कह सकते हैं, या बिल्डिंग है, जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, इस ब्लू बिल्डिंग एक्चुअली ये पुर्तगाली शासन से ये मकान है। माना जाता है कि ये मकान क्या है, अराउंड 400 ईयर ओल्ड है। 400 साल पुराना ये मकान है। ठीक है, जो ब्लू बिल्डिंग है। अब देखिए, हमको पता है कि गोवा पे कंट्रोल किसका था? तो गोवा पे कंट्रोल आपका पुर्तगालियों का था। ठीक है, गोवा पे कंट्रोल किसका था? तो पुर्तगालियों का कंट्रोल था। आप लोग बता सकते हैं कि गोवा को हम लोगों ने भारत में पूर्ण रूप से कब इसका विलीन किया था। ठीक है, तो पुर्तगाली क्या है, इस ब्लू बिल्डिंग को नाम रखते थे अल्फांडेगा। ठीक है, ये नाम था ये ब्लू बिल्डिंग का। ठीक है, अल्फांडेगा नाम था इस ब्लू बिल्डिंग का। अब हुआ क्या है? ठीक है, ये स्टोरी तो आप लोग समझते हैं। ठीक है, यानी कल को आपसे पेपर में ब्लू बिल्डिंग पूछेगा तो भी आप लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा अल्फांडेगा क्या है, तो भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ गया। अब हुआ क्या है कि इसी ब्लू बिल्डिंग के इर्द गिर्द क्या किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, ठीक, ये ध्यान रहा है। तो अभी एक संग्रहालय बनाया गया है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय। ठीक है, ये कहां पर? तो इसी ब्लू बिल्डिंग के समीप बनाया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहा है। नेक्स्ट आपका एक लोकेशन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात में कि अहमदाबाद में स्थित एक लोकेशन है, इसका नाम है बोपल। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अब हुआ क्या है, देखिए इसको। अभी क्या है, यहीं पे इन स्पेस का हेडक्वार्टर खोला गया है।
इन स्पेस का यहाँ पे हेडक्वार्टर खोला गया है, HQ हेडक्वार्टर की उद्घाटना की गई है। ठीक है, अब ध्यान देना है, इस जो इन स्पेस है इसकी स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा तो जून 20 में हो गई थी। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ बन रही है, इसकी हेडक्वार्टर बन गई है भोपाल में। भोपाल स्थित कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए भांग को, ठीक है, भांग की खेती को वैध कर दिया है। ठीक है, थाईलैंड में अब हर कोई भांग उपजा सकता है। ठीक है, भांग को भांग नहीं मारीजुआना बोला जाता है थाईलैंड में, तो मारीजुआना की खेती को अभी वैध कर दिया है। ठीक है, देखिए वैध घोषित कर दिया किसने, तो थाईलैंड ने। ठीक है, ये एक पहला एशियाई कंट्री ऐसा बन गया है जिसने भांग की खेती को वैध कर दिया है। हालांकि इसने बोला है कि इसका काम ऐसा नहीं कि घर घर नशा हो, ठीक है, कि ताकि लोग मार्केट से खरीदे ना, अपना खुद उपजाए, खुद पिए, खुद खाए। ठीक है, नहीं, गवर्नमेंट बोले कि इसका हेल्थ सेक्टर से भी क्या है, स्वास्थ्य से भी इसका संबंध है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको, इसकी खेती को मतलब बैन नहीं, मतलब वैध कर दिया है। ठीक है, अभी न्यू दिल्ली में अमित शाह जी ने क्या किया है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। ठीक है, उद्घाटन किया है। तो ये चीज दिमाग रखना है कि हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की नींव रखी गई, तो न्यू दिल्ली में। अब अगला आपका बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु हमको पता कि कहां पे है, तो बेंगलुरु आपका कर्नाटका में स्थित है। ये सबको पता था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बेंगलुरु में क्या है, अभी जो आपका एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है, ठीक है, जो आपका अल्ट्रा लग्जरी, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है, ये अब क्या है, चालू हो गया है। ठीक है, ध्यान देना है। अब कह रहा है कि यह भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल है। ठीक है, यह भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल है। यहीं के बारे में, ठीक है, यानी बेंगलुरु के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बोला है कि यहीं पर राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ठीक है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का यहीं पे क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन आपको मन किया गया कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो भी सही है। और यहीं पर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, जो कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल है, इसका उद्घाटन किया गया है या इसको चालू किया गया, तो ये भी सही होगा आपका। नेक्स्ट आपका है एक लोकेशन मानसेर, मानेसर। मानेसर आपका हरियाणा में स्थित है। कहां स्थित है, हरियाणा। तो हरियाणा के मानेसर में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो कह रहा कि यहां पर एशिया का सबसे बड़ा कितने मेगावाट का, 20 मेगावाट का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का कारपोर्ट टाइप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, यहां पर एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट टाइप, ठीक है, कारपोर्ट टाइप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। कितने मेगावाट की है, तो 20 मेगावाट की। कितने मेगावाट की, 20। प्रांतीज नामक ये लोकेशन देखिए। ठीक है, ये भी आपके ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा कि जो ये प्रांतीज है, ठीक, या अभी हो क्या रहा है, इस लोकेशन पर, प्रांतीज नामक इस लोकेशन पर अत्याधुनिक पूर्णतः स्वचालित लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया इस जगह पे, प्रांतीज नामक लोकेशन पर। ठीक है, अत्याधुनिक पूर्णतः स्वचालित लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो प्रांतीज पर। ठीक है, ये लोकेशन कहां पे है, तो ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। मगर हमको पता है यूपी में, यूपी का अभी गोरखपुर के बगल में एक लोकेशन है संत कबीर नगर। ठीक है, एसके नगर, संत कबीर नगर। ठीक है, यहीं पे अभी क्या है कि कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हमको पता है यहीं पे मगहर में ही कबीर जी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति मगहर में ही कबीर जी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम क्या है, मंकी पॉक्स से काफी प्रभावित रहा। ठीक है, बेल्जियम मंकी पॉक्स से काफी प्रभावित रहा और इसने मंकी पॉक्स से प्रभावित जो रोगी हैं उनके लिए 21 दिन का क्वारंटीन नेसेसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। ठीक है, हमको पता है मंकी पॉक्स क्या है कि ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, दिमाग रखना है। अब नेक्स्ट आपका है जैसलमेर। जैसलमेर कहां पे है, आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में अभी क्या हुआ है कि यहां पर पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र चालू किया गया। ठीक है, कितने मेगावाट का, 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र चालू किया गया है और यह भारत का अब तक का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र है, ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट आपका लेह। लेह क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी क्या हुआ है ध्यान देना है कि यहां पर एक अनुबंध किया गया है। ठीक है, अमारा राजा पावर सिस्टम्स को
एनटीपीसी, इन दोनों के बीच में एक्चुअली एनटीपीसी से अनुबंध प्राप्त हुआ अभी किसको, हमारा राजा पावर सिस्टम्स को। क्यों कि देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना कहां पे करने के लिए, लेह में। तो देश के अभी लेह में क्या है, देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना कहां की जा रही है, लेह में की जा रही है। कितने, ठीक है, ध्यान देंगे, समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक, ये दिमाग में है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लेह के बारे में और कह रहा है कि जो आपकी नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में मैंने आरओ की क्लास में क्लियर बहुत बेहतरीन पढ़ा है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग वहां पे चिंता नहीं करेंगे। नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला, ठीक है, जीआर चिंताला, जीआर चिंताला ने यहां पर एक प्रोग्राम चलाया लेह में, उसका नाम है माई पेट माई राइट्स, ठीक है, माई पेट माई राइट्स, ये लेह में कार्यक्रम चलाया गया है। साथ ही साथ जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री हमको बताया है, उन्होंने यहां पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। तो ये जेएनके वाले सेक्टर में डेवलपमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। तुर्की का नाम अभी बन के तुर्की कर दिया गया। एक्चुअली तुर्की को बहुत लंबे समय बाद लगा कि तुर्की नाम अच्छा नहीं है, क्योंकि तुर्की एक जो टर्की एक्चुअली वो एक इंग्लिश वर्ड है और उसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। तो इसको लगा हम लोग अपना नाम ही बदल देते हैं, नाम अपना क्या रख देते हैं, तुर्की से तुर्की रख देते हैं, तुर्की रख देते हैं। तुर्की क्या है, एक्चुअली तुर्कियत को दिखाती है, यानी जो तुर्की लोग की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रक्सौल, ठीक है, रक्सौल, रक्सौल ये बिहार में एक लोकेशन है। यहां पर क्या है, राष्ट्रीय खाद्य जो प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन किया गया, फसाई की जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग आज की क्लास जो है यहीं पे रोकते हैं, हालांकि एक पेज और है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, कोलकाता, ध्यान देंगे कोलकाता क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं, ठीक, ठीक है, कुछ साफ है, ठीक है। देखिए कोलकाता क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, अभी हाल ही में क्या है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला ये देश का पहला मेट्रो सिटी बनेगा, देश का पहला मेट्रो सिटी बनेगा, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है, पीबीआर, ठीक है। तो पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन जाएगा कौन, कोलकाता, ठीक है। कोटा, कोटा का ये जो एक्चुअली ये बहुत ओल्ड न्यूज भी था, फिर से न्यू में पता नहीं क्यों आ गया। एक्चुअली सुपोषित मां अभियान हमको पता है, ओम बिरला जी, ठीक है, ये वही राजस्थान से ही संबंधित है, ठीक है। तो ओम बिरला जी ने क्या किया था कि सुपोषित मां अभियान चला था। सुपोषित मां अभियान के तहत क्या है कि जो 3000 महिलाएं प्रायोगिक तौर पर स्टार्ट किया गया था कि 3000 महिलाओं को, ठीक है, जो प्रेग्नेंटेड वुमेन्स है उनको 9 माह तक के लिए, ठीक है, पोषण किट दिया जाएगा, ठीक है, पोषण किट दिया जाएगा, ये चीज दिमाग रखना है, ठीक है, सुपोषित मां अभियान के तहत। अब देखिए माउंट एवरेस्ट क्यों न्यूज में आ गया, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा अभी क्या कह रहा है, विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की स्थापना की जा रही है, ठीक है, कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। तो विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की यहाँ पे स्थापना की जा रही है, ठीक है। लुम्बिनी आप सबको पता, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था वो। हैदराबाद देखते हैं, हैदराबाद वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हुआ क्या है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो साइबर अटैक है वो काफी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो साइबर अटैक से, साइबर अपराध से इन लोग को बचाया सके, ठीक है, इसके लिए क्या हुआ है, अभी हाल ही में, ठीक है, केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला की नींव रखी गई है, कहां पर, हैदराबाद में, किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, देखिए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में, ठीक है, अमित शाह के द्वारा, ठीक। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थित कहां पे है, तो यह हो गया हैदराबाद में। और इसी प्रयोगशाला के परिसर में आपका राष्ट्रीय फाइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। क्लियर सुनिएगा, पहली बार जो स्टेटमेंट था वो गलत निकल गया था, ठीक है। मैंने बोला था पहली बार कि केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, जबकि इसके परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। हम देखेंगे नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय, ठीक है,
सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय के बीच में एक एमओयू को साइन किया गया है। ठीक है, क्यों? तो वारगेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए। क्यों? वारगेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए। ठीक है, करा इस परियोजना का एक नाम रखा गया, प्रोटोटाइप नाम रखा गया है, वो है वारडेक नाम रखा गया। ठीक है, नई दिल्ली में ही। ठीक है, आगे हालांकि इसी के बारे में करा है कि यह भारत की अपनी तरह का पहला, ठीक है, सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। ठीक है, ये सारी चीजें बोली गई हैं। नेक्स्ट है पटवाई। पटवाई एक्चुअली एक लोकेशन है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। अभी हमको पता है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया और जो पहला अमृत सरोवर बनाया जा रहा है ये यहीं पटवाई में बनाया जा रहा है। ठीक है, पटवाई में। नेक्स्ट देखिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है वाराणसी में। ठीक, वाराणसी में स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। हमको पता है कि जो बच्चे, जो लोग हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं कमाई करने, उनकी स्किल डेवलपमेंट कर दिया गया। वहां की जो रोजगार की उपेक्षा मतलब मांग है उसके अनुरूप। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना अप्रैल 2022 में की गई। तो एक तो ये याद करिए कि अप्रैल 2022 में उड़ीसा में, ठीक है, भारत के पहले स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके बाद से स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना आपके वाराणसी में भी की गई है। ठीक है, वाराणसी में की गई। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है करा कि यूएई में रोजगार के अवसरों को अवसर के अनुरूप जो कार्यबल है उसको तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जो आपकी वाराणसी में स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र खोला गया था, बेसिकली यूएई, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर जॉब्स के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण कोरिया, आज का लास्ट। ठीक है, दक्षिण कोरिया एक ऐसा दक्षिण एशियाई कंट्री बन गया है जो कि नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हो गया है। जो कि नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हो गया है और आधिकारिक तौर पर यह 32वां देश बन गया है जो कि इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग क्लियर दिखे आप लोग को, स्क्रीन से हट गया था। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।